ई स्पोर्ट्स दुनिया बदल रहा है। एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था ऑनलाइन गेम्स खेलकर क्या ही कर लेगा, आज वही ऑनलाइन गेम लोगों की दुनिया बदल रहा है। हाल ही में 7 जुलाई से 24 अगस्त तक एक वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और ये कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड कप नहीं था, ये था ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। क्या आप लोग गेस कर सकते हो इस वर्ल्ड कप का टोटल प्राइस पूल कितना था? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ल्ड कप का प्राइस पूल इतना ज्यादा था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस वर्ल्ड कप का टोटल प्राइस पूल था 70 मिलियन US$, लगभग 600 करोड़ रुपए। ये प्राइस पूल इतना ज्यादा है कि 2023 में जो क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसका प्राइस पूल था ओनली 10 मिलियन US$। क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी 7 गुना ज्यादा प्राइस पूल केवल एक गेमिंग वर्ल्ड कप के लिए। और यही नहीं, 26 में 2026 को GT6 रिलीज किया जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले इस पर्टिकुलर गेम को बनाने के लिए $2 बिलियन लगाए गए। $2 बिलियन तो कई कंट्रीज की GDP नहीं होती, उतना पैसा अकेले इस गेम को बनाने के लिए लगाया गया। तो सवाल उठना जायज है, क्या गेमिंग इंडस्ट्री सच में इतनी बड़ी है और क्या सच में इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि एक फुल्ली फ्लेज्ड करियर बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। अक्सर जब भी लोग ई स्पोर्ट्स के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि ई स्पोर्ट्स केवल एक ऑनलाइन गेम खेलना जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन और एशियन इलेक्ट्रॉनिक फेडरेशन जैसे ग्लोबल बॉडीज ने ई स्पोर्ट्स को एक रेगुलर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कंसिडर किया है। इनफैक्ट नेशनल लेवल पर भी इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी 2022 में ई स्पोर्ट्स को एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में कंसिडर किया है। हाल ही में चेन्नई में फर्स्ट एवर गवर्नमेंट बैक ई स्पोर्ट ग्लोबल चैंपियनशिप को भी आयोजित किया गया था और पूरे स्टेट से 5000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रिसीव्ड हुई थी। किसी गेम को स्पोर्ट्स का दर्जा देने के लिए उसमें ये 8 क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स, रूल्स एंड स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव नेचर, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन एंड रिकॉग्निशन, सेफ्टी एंड फेयर प्ले और लास्ट में लॉन्गेविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक ई स्पोर्ट्स गेम में हम ये सभी क्वालिटीज देखने को मिलती है, इसलिए ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट मानना अब कोई डिबेट नहीं रह गई है। ई स्पोर्ट्स के पोटेंशियल और करियर के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंडियन ई स्पोर्ट्स को सेंटर रखकर बात करेंगे, लेकिन इन सब के पहले हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो मैं ये ई स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, इस ई स्पोर्ट्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है? उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ई स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, और जिस भी चीज के आगे इलेक्ट्रॉनिक लग जाता है तो उसे यूजुअली कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कंसोल से जोड़ा जाने लगता है। ई स्पोर्ट्स के केस में भी यही होता है। ऐसे स्पोर्ट्स जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल या कंसोल का यूज करके खेला जाता है उन्हें ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो ये वाला वीडियो देखो, जिसमें कई मल्टीपल प्लेयर्स काउंटर स्ट्राइक नाम का गेम में एक दूसरे से कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे और ये प्लेयर्स यही गेम कंप्यूटर पर खेल रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में तो इतने सारे गेम हैं, क्या हर गेम को ई स्पोर्ट्स में कंसीडर किया जाता है? नहीं, दरअसल कुछ लिमिटेड गेम्स ही है जिनको ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस, काउंटर स्ट्राइक, पबजी, डोटा 2। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अर्ली 2000 की बात है जब इंडिया में मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में इंटरनेट कैफेज का राइज देखने को मिल रहा था। ये वो जगह थी जहां पर लोग कंप्यूटर्स पर गेम्स खेला करते थे। इन इंटरनेट कैफेज ने लोगों के बीच में गेमिंग कंपटीशन को पॉपुलर बना दिया था, क्योंकि उस वक्त तो हर किसी के पास आज की तरह मोबाइल डिवाइस नहीं हुआ करता था। तो इंटरनेट कैफे एकमात्र ऐसा जरिया था जो कि लोगों को एंटरटेनमेंट कर सके, लोगों में गेमिंग को पॉपुलर बना सके। उस समय काउंटर स्ट्राइक और वारक्राफ्ट जैसे गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और यहीं से इंडियन ई स्पोर्ट्स को पॉपुलैरिटी मिलना भी शुरू हुई। साल 2005 में जाकर मुंबई की 3 अलग अलग टीम्स के प्लेयर्स को मिलाकर एक नई टीम बनाई गई जिसका नाम था ATE गेमिंग। माना जाता है कि ये टीम इंडिया की शुरुआती ई स्पोर्ट टीम्स में से एक थी, जिसे सबसे पहले नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली और यही वो पहली इंडियन टीम थी जिसे काउंटर स्ट्राइक 1.6 में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इस टीम में टोटल 5 प्लेयर थे, रसन मेहरा, रितेश शाह, अमन रत्नाम, हसनैन सैयद और बैन वर्गीस। इन्हें आप इस फोटो में ESWC 2007 इलेक्ट्रॉनिक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2007 में कम्पीट करते हुए देख सकते हो। ये वही टूर्नामेंट है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जिसको अब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। उस समय की मुझे ज्यादा फोटोज अपनी रिसर्च में नहीं मिली, इसलिए इस फोटो में बता पाना मुश्किल है कि कौन से प्लेयर का क्या नाम। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन प्लेयर्स का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली 2000 से ही इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर ई स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा था।
क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि जिस तरह का डोमिनेंस एटी गेमिंग डोमेस्टिक लेवल पर दिखाया था, वैसा परफॉर्मेंस इंटरनेशनल पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इस टीम का पहला टूर्नामेंट हुआ था 2006 में बीजिंग में कोड 5 इवेंट में, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और ग्रुप स्टेज के बॉटम पर खत्म करती है। उसी साल बाद में वर्ल्ड साइबर गेम्स में भी कम्पीट करते हैं, लेकिन वहां भी वो लोग एक भी गेम नहीं जीत पाते हैं। नेक्स्ट ईयर भी WCC गेम में उनका सेम हाल रहता है, लेकिन इसी टूर्नामेंट में पहली बार एटी गेमिंग ने स्विस टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल करते हैं। लेकिन एटी गेम से भी पहले एक और इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने वारक्राफ्ट गेम में 2003 में इंडिया को WCC फॉर वारक्राफ्ट के फाइनल तक पहुंचाया था। इस प्लेयर का नाम था निकुंज बंसल, जिसे उस समय किंग ऑफ गेमर्स के नाम से भी जाना जाता था। अगले एक दशक तक गेमिंग में उस लेवल का क्रेज नहीं देखने को मिलता है जिस लेवल का क्रेज आज के समय में देखने को मिलता है। उस समय भी कुछ पॉपुलर गेम्स आते रहते थे जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस, लेकिन फिर 2016 में कुछ ऐसा होता है जिसने ना केवल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एक बूम दिया बल्कि पूरे देश भर में एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला दिया। जब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी ने पूरे इंडिया में फ्री इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया और सब कुछ बदल गया। जहां पहले 1 GB डेटा के लिए लगभग 225 रुपए देने पड़ते थे, वहीं रिलायंस जियो की इस अनाउंसमेंट के बाद हर किसी को 4 GB पर डे डेटा मिलने लगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके एक इस डिसीजन ने लिटरली हर एक सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। कंपटीशन में बने रहने के लिए बाकी अदर टेलीकॉम कंपनीज को भी अपने प्राइसेस कम करने पड़े। इससे डेटा इतना सस्ता हो गया कि गरीब से गरीब इंसान भी अब इंटरनेट अफोर्ड कर सकता था। इसका असर यह हुआ कि हर कोई इंटरनेट से जुड़ने लगा और इसी ईज ऑफ एक्सेस की वजह से हर कोई गेमिंग कम्युनिटी से भी जुड़ने लगा था। अब लोगों को मौका मिल पाया कि वो यूट्यूब, फेसबुक जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो गेम्स को अपलोड कर सके, लाइव स्ट्रीम कर सके, क्योंकि गेमिंग एक ऐसी चीज है जिसे ऑनलाइन डिजिटल खेलकर ही एक मास लेवल तक पहुंचाया जा सकता है और इस काम को आसान किया एक सस्ते इंटरनेट ने। इसके बाद 2018 में वो गेम आया जिसने लिटरली इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की तकदीर बदल दी। इस गेम का नाम था PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG। जिस इंसान ने गेमिंग के बारे में कभी सुना भी नहीं था, उस इंसान ने भी इस गेम को खेला है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन PUBG ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एक नई पहचान दी है। इसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में एक रिवॉल्यूशन ला कर दिया था। ये एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम था जिसमें आपको एक आइलैंड पर छोड़ा जाता था और अंत तक जो सर्वाइव करता था वही विनर होता था। सबसे बड़ा फैक्टर जो इस गेम को इतना पॉपुलर बना पाया वो था इसका इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस और दुनिया के किसी भी इंसान के साथ कहीं भी बैठकर खेल पाने की सुविधा। अगर किसी चीज को एडिक्टिव बनाना है तो उसके लिए ये 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा रिवॉर्ड सिस्टम। और इस गेम में हमें दोनों चीज देखने को मिलती है। इंटरनेट सस्ता होने की वजह से कोई भी इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकता था और जो इसका एक्सपीरियंस मिलता था वो उस वक्त तक किसी और गेम में देखने को नहीं मिलता था। इसी गेम की वजह से हमें वो चेहरे देखने को मिले जो आज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं और ई-स्पोर्ट वर्ल्ड कप जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट में कम्पीट कर रहे हैं। PUBG ने इंडिया को दिए पहले सीरियस मोबाइल ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट PMIS, PMCO, PMWL, जिसमें PMIS को आज BGIS के नाम से जाना जाता है, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ कई बड़े गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आए जैसे कि TSM, Fnatic, एंटिटी, सोल, गोडलाइक। PUBG ने लिटरली इंडिया में गेमिंग एज अ करियर के रूप में पॉसिबल करके दिखाया है। हालांकि उस समय एक और गेम था फ्री फायर जो कि PUBG का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन फ्री फायर वो गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाया जो PUBG ने दिया था। PUBG के क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हो कि लोगों ने YouTube पर वीडियोस डालने शुरू कर दी, मीम्स बनाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि पॉपुलर कॉमेडी चैनल्स ने भी PUBG पर पैरोडी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। इस गेम का क्रेज जो उस समय था वो केवल वही जान सकता है जिसने उस समय इस गेम को खेला था। लेकिन फिर आता वो समय है जिसने हर एक इंडियन को अपने घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। कोविड पैंडेमिक। बाहर जाना, घूमना, दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद कर दिया गया। अब लोगों को घर में रहते हुए कुछ तो चाहिए था उनके एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म से मूवीज देखना पसंद किया, वहीं कुछ लोगों ने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया। ये रिपोर्ट देखिए, जब मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था तो उसी महीने PUBG के डाउनलोड में 35.7% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और मोबाइल ऐप यूजर्स में भी लगभग
40% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था पबजी का इंडिया में ग्रो होने का। इनफैक्ट सिर्फ पबजी ही नहीं, GTA 5 और फ्री फायर जैसे गेम्स में भी उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन कुछ ही महीने में पबजी को कुछ ऐसा झटका मिलने वाला था जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 2 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया और इन्हें 118 ऐप्स में मौजूद थे पबजी मोबाइल और उसका स्मॉलर वर्जन पबजी लाइट। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या पबजी एक चाइनीज गेम था? इसका जवाब है नहीं। असल में जो ओरिजिनल पबजी गेम था वो पीसी के लिए लॉन्च किया गया था, जिसको एक साउथ कोरियन कंपनी क्राफ्टन ने बनाया था। लेकिन इसका जो मोबाइल वर्जन है पबजी मोबाइल, उसके डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास थे और यही रीजन है कि डेटा प्राइवेसी कंसर्न के चलते हुए पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया। इस बैन ने पबजी की पॉपुलैरिटी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था, लेकिन इसने ऑलरेडी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार कर दिया था। 3 सितंबर 2020 को पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया में टेंसेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप को एंड करने का फैसला लिया और नवंबर 2020 में उन्होंने इंडिया के लिए एक नया गेम अनाउंस किया जिसका नाम था बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। लेकिन गेम बैन होने के बाद भी लोग वीपीएन का यूज करके इस गेम को खेल रहे थे जब तक कि ऑफिशियल बीजीएमआई को लॉन्च नहीं कर दिया गया। अगले साल 2 जुलाई 2021 को बीजीएमआई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। क्योंकि अब इस गेम को स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया था तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर कोई बड़ा इश्यू नहीं था। इसी वजह से क्राफ्टन ने ऑफिशियल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी करवाने शुरू कर दी और साथ ही कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अपने खुद के ई स्पोर्ट्स इवेंट करवाने शुरू कर दिए गए थे, जैसे कि आईक्यूब बैटल ग्राउंड्स सीरीज और स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप। लेकिन इन सब में ही मेनली 4 इवेंट को ऑफिशियल टूर्नामेंट माना गया है: बीजीपीएस बैटल ग्राउंड्स प्रो सीरीज, बीजीआईएस बैटल ग्राउंड्स इंडिया सीरीज, बीजीएमएस बैटल ग्राउंड मास्टर सीरीज और बीजीएसडी बैटल ग्राउंड स्नोडाउन। और जो टीम इन इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है उसको इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने का चांस मिल पाता। जैसे इसी साल टीम आर्यन के द्वारा बीजीएमआई प्रो सीरीज जीतने की वजह से उन्हें ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में कम्पीट करने का चांस मिला था। और हाल ही में टीम ओजी जो कि बीजीएमआई स्नोडाउन की विनर रही है, उन्हें पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में खेलने का एक मौका मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे हो रही ई स्पोर्ट्स इवेंट की वजह से पूरे इंडिया भर में एक ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बन रहा है जहां लोग डेली ग्राइंड करते हैं इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर तरफ से ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और यही रीजन है कि आज ई स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। एक टायर 3 स्पोर्ट्स प्लेयर सालाना 3 से 6 लाख रुपए तक कमा सकता है, वहीं एक टायर 2 प्लेयर की अर्निंग 5 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। ये तो सिर्फ सैलरी से की गई अर्निंग है। इसके अलावा टूर्नामेंट प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप और कंटेंट क्रिएशन से भी इनको अर्निंग का मौका मिलता है। एक टॉप बीजीएमआई प्लेयर महीने के 2 से 4 लाख रुपए सैलरी के रूप में अर्न कर सकता है। दरअसल सिर्फ बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ही नहीं बल्कि कई और गेम जैसे कि वैलोरेंट में भी टॉप प्लेयर 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह तक एक सैलरी के रूप में कमा सकते हैं और कुछ टॉप प्लेयर्स के लिए ये रकम 7 से 8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यहाँ पर मैं सैलरी पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर ईयर की नहीं। इन सब डेटा से पता चलता है कि ई स्पोर्ट्स में पोटेंशियल तो है और इसे अब एक सीरियस करियर ऑप्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। 2023 में बिजनेस टुडे द्वारा पब्लिश की इस रिपोर्ट में पता चलता है कि जो प्लेयर्स फुल टाइम गेमर्स हैं उनमें से लगभग 45% प्लेयर्स साल के 6 से 12 लाख रुपए तक अर्न करते हैं। इस सर्वे में पेरेंटल एटीट्यूड में भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 42% पेरेंट अब गेमिंग को एक हॉबी के रूप में देखने लगे हैं। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि इन टूर्नामेंट की जो प्राइज मनी होती है वो सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था बैटल ग्राउंड स्नोडाउन जिसका टोटल प्राइस पूल था 1 करोड़ रुपए और इससे पहले BMPS हुआ था बैटल ग्राउंड प्रो सीरीज, उसका टोटल प्राइस पूल था 4 करोड़ रुपए और ये प्राइस पूल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मैं ई स्पोर्ट्स को शुरुआती समय से ही फॉलो करता आ रहा हूँ और ये देखकर खुशी होती है कि जिस गेम को पहले टाइम वेस्ट समझा जाता था आज उसको रिकॉग्निशन भी मिलने लगी है और लोग इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर ई स्पोर्ट्स को स्ट्रेटेजिकली रेगुलेट किया जाए तो ई स्पोर्ट्स इतना पोटेंशियल रखता है कि ये IPL जैसे बड़ी लीग को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन उसके लिए गेमिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि गेमिंग को भी एक करियर ऑप्शन की तरह देखा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू।